हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। 50 क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने मूल्यांकन वाला सेशन देख लिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन को हम डील कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो जो मूल्यांकन है वो क्या बताता है? तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। मतलब यहाँ पे आपको लॉजिक चीजें बतानी पड़ती है। वैल्यूएट जब आप करते हो, असेस करते हो, तो तब आपको क्या बताना पड़ता है? तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण है। तो रचनात्मक इस तरीके से नहीं होता। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो सार कभी भी नहीं होता। रचनात्मकता में क्या होता है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक आकलन हो सकता है और इसके विपरीत भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव के विपरीत हो जाता है, या जो समेटिव है वो फॉर्मेटिव के विपरीत हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फीडबैक के लिए दिया जाता है, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द प्रोसेस दिया जाता है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो टर्म के एंड में दिया जाता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो महापरीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने साल भर उन बच्चों को पढ़ाया है, आपको उनके बारे में अच्छा बुरा किस प्रकार की वो गतिविधि करते हैं। कभी बच्चा अच्छा नहीं भी कर पाया तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा, ये सब आप लोगों को पता रहता है। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। तो अधिगम के लिए निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जन्मदाता जॉन डुई हैं, ये आप याद रखिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। व्यापक मूल्यांकन क्या इंगित करेगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एंड मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव क्षेत्र जहां आपकी ब्रेन, आपका लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज होता हो। भावनात्मक जहां आप इमोशन से जुड़े हो। मनोगत्यात्मक जहां पर आपकी एक्टिविटीज आती हो, गतिविधियां आती हो उस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पूरा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। ऐसा नहीं कि बच्चे कहाँ गलत कर रहे हैं, बस ये तो देख लिया लेकिन उनको सही करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे। भाई बच्चा अगर गलत कर रहा है तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो उसको ये बताएं कि बेटा तुम यहाँ गलत करो और इस हिसाब से इस चीज को तुम ऐसे ऐसे सही कर सकते हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, अभी अपन ने पढ़ा था मूल्यांकन शब्द, अब हम पढ़ रहे हैं व्यापक शब्द डैश के अलावा समर्थित है। डैश के अलावा, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। जेपी गिलफर्ड का बुद्धि संरचनात्मकता के सिद्धांत के अलावा ये सारे थर्स्टन है, बहुबुद्धि है, सूचना प्रक्रमण है, ये सभी आते हैं, लेकिन गिलफर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत इसमें नहीं आता। आकलन क्या है? आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। मतलब जब आप इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं बच्चों को, तो आप सीखने में सुधार के एक तरीके को माप रहे हैं। मतलब बच्चा कैसे सीख सकता है, कहाँ सुधार और लाया जा सकता है, ये सब आपका आकलन है। नेक्स्ट है आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें, बिल्कुल सही बात है, और उसके अनुसार उसे वो ठीक कर सकें। तो पहला तो सही है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक नहीं। ये कभी भी अच्छी बात नहीं कि आप बच्चे को कंपैरिजन कर रहे हो। भाई कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा है, कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा है, दैट डजंट मीन कि आप दो बच्चों का कंपैरिजन करो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल, केवल स्मरण शक्ति से मतलब थोड़ी ना। भाई जैसे अब मैं मेरी देखूं तो मुझे चीजें बहुत लेट याद होती हैं, या 2 या 3 बार पढ़ने के बाद याद होती है, वो भी कंफर्म नहीं होता कि याद बनी रहेंगी। ठीक है, किसी बच्चे को वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है, लेकिन हो सकता है मैं क्राफ्ट वर्क ज़्यादा अच्छा कर लूँ, दूसरा बच्चा क्राफ्ट वर्क उतना अच्छा ना कर पाए। तो ये कभी भी ये नहीं कि आप स्मरण शक्ति का ही आप केवल देखें। तो इसमें दिया है आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं बल्कि बोधन का अनुप्रयोग भी होना चाहिए। तो तीसरा भी चाहिए, तो पहला और तीसरा मिल गया। अब हमें चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। बिल्कुल, इस प्रकार का आकलन किया जाए जिससे दोनों को ही उनका फीडबैक। इसीलिए मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि कभी भी आप कोई वीडियो देखते हो मेरी, तो आप उसमें फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक जरूर दो, ताकि अगर देखो कोई सुधार ऐसा हो जो मैं कर सकती हूँ या मैं इसके कैपेबल हूँ तो मैं जरूर करूंगी, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी भाव परीक्षाओं का आयोजन, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखो, अच्छी बाह परीक्षाओं का आयोजन करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर।
फिर है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का परीक्षा प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, लिखित और मौखिक परीक्षण या फिर प्रेक्षण के आधार पर। तो जो बच्चा चूंकि प्राथमिक स्तर पर है तो आप उसका प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक मतलब करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में नियमित रूप से आप उनको आकलित करते रहें। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं ये इस बात की जानकारी है कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जाए। देखो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान है ना, तो कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। चूंकि दौरान वर्ड आ गया तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात बन जाती है। ठीक है, फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो भाई पहला उद्देश्य है, फिर अधिगम अनुभव है और मूल्यांकन के उपकरण है। ठीक, वैसे इसको छात्र, अध्यापक और उद्देश्य होना चाहिए था अगर मेरे हिसाब से देखें, पर ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के इन्होंने अनुभव माने, ये पहले भी इन्होंने इस चीज को सही आंसर दिया था। तो उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण की ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिससे आप बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए तो बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या है, शिक्षक की उपलब्धि, बच्चों के सीखने के स्तर का पता चलता है कि बच्चा किस लेवल पे सीख रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, मत सूची, साक्षात्कार सभी है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही हैं। ठीक है, तो सी वी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों सम्मिलित हो। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी कौन सी है? तो अंतराल मापनी। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस वाले सेशन पर हम एक थ्योरी सेशन रख लेंगे। ठीक है, जब भी मुझे संडे में टाइम मिलेगा। इस संडे को तो आप लोगों को मुझे नोट्स प्रोवाइड कराने हैं। सबसे पहले मैं उन्हें एक पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगी। पीडीएफ बन जाएगा तो ठीक है, वरना एक एक फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी। और अगले संडे में हम एक थ्योरी का सेशन रख लेंगे। ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वो मूल्यांकन और आकलन दोनों ही है। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, तो किसमें? कमजोर विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली में, सामान्य में, सब में। लेकिन विभेदकारी मतलब डिफरेंशिएटेड जो टेस्ट है वो इन चीजों में अंतर करेगा। अधिगम का शिक्षा में योगदान किस प्रकार है? व्यवहार में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, सब में। तो उपयुक्त सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक किससे जुड़ा है? तो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करो, बच्चा क्या सीखा है ये जानो, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानो। तो बी और सी तो सही है। अब चूंकि इन्होंने फोर्थ उपरोक्त सभी दे दिया, इसलिए हम उपरोक्त सभी लगाएंगे, अदरवाइज अगर बी और सी होता तो ये बेस्ट था। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करते हैं, फॉर्मेटिव में नहीं। अब चूंकि मूल्यांकन में फॉर्मेटिव समेटिव दोनों आते हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी की तरफ जाएंगे। फिर है, परीक्षण के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का है, सह संज्ञानात्मक का है, मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र का है। तो उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल कर दो। नहीं, ये बिल्कुल कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को सेग्रीगेट कर दो, उनको लेबलिंग कर दो, तुम होशियार, तुम गधे, ये नहीं होना चाहिए। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करो। ठीक है, अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाओ, ये भी अच्छी बात है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार की जाए? प्रतिपोषण, ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पर कि भाई वो शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाएगी आपको जीवन जीने के लिए। एक तो ये, और उसका फीडबैक प्रदान करो। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कुछ सीखा नहीं सीखा, उसके जीवन में वो चीज़ लाभकारी है नहीं है, बस रट्टाफिकेशन करा दिया, किताबी ज्ञान दे दिया और हो गया, नहीं। बल्कि एज अ टीचर आप ये देखो कि बच्चे, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें उन्होंने व्यावसायिक टीचर को क्यों रखा है? ताकि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ वो व्यवसाय रूप में अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, उनकी जो आय है वो किस तरीके का सोर्स बन सकती है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया? खुली पुस्तक, सतत निरंतर, सामूहिक कार्य, इनमें से सभी। तो सबसे पहले तो देखो बी ऑप्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी दिया है तो हम सभी की तरफ जाएंगे। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक का है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित करा इसका पता लगाना। ठीक है, ये होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कि प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बार आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की किसी भी चैनल पर वीडियो होगी, यूट्यूब पर सर्च करना या गूगल पर सर्च कर लेना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। औपचारिक योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है? 40-60, वैसे चेंज होता रहता है, बट हाँ अभी तक जो भी एग्जाम में है वो 40-60 वाला रेशियो, तो आप थोड़ा सा उससे याद रख सकते हैं।
आप इसको फॉर्मेटिव 40, समेटिव 60, F फॉर 40, S फॉर 60 से याद रख सकते हैं। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि आप दौरान कर रहे हो, जब भी वर्ड दौरान आ जाए, सीखने के समय आ जाए, बिल्कुल सीखने के वक्त आ जाए, तो ये सब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट माना जाता है। नेक्स्ट है पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक आयामों का मूल्यांकन, मतलब करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानना। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि फीडबैक के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने के लिए किए जाते हैं, वो क्या है? आकलन। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का भाग नहीं हो सकता? तो संचित अभिलेख, दत्तकार, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अभिभावक शिक्षक पीटीएम, प्रोजेक्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये बहुत अच्छी बात है। संचित अभिलेख बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इन कंपैरिजन अगर हम तीनों में देखें तो। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, विद्यार्थियों के तनाव को कम करता है, नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाने लगा है और शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं है, शिक्षकों पर बोझ ऐसा कभी नहीं बढ़ता। यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता रहता है तो विश्वसनीय। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब एक ही एक रिजल्ट मिलेगा तो वो विश्वसनीय है। जिस चीज के लिए हमने उसका मापन किया है अगर वही है तो वो वैधता है। यह एक डैश आकलन है जिसमें एक मापन के लिए अभिप्रेरित है तो ये वैध है, मतलब वैलिड है। डैश की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है तो अधिगम की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। भाई खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में मूल्यांकन शामिल होता है। अवलोकित किया गया कि मापन की तुलना में मूल्यांकन शामिल होता है। अपने मूल्य की निष्पक्ष प्रशंसा की अभिवृत्ति एक मानसिक माप के विचार से पाई जा सकती है। देखो ये थोड़े DSSB असिस्टेंट प्राइमरी के क्वेश्चंस है तो आप थोड़ा सा आपको इसका स्टैंडर्ड भी दिख रहा होगा। हो सकता है अपने एमपी में एज इट इज क्वेश्चन उठा कर दे दे, वो ऑप्शन भी चेंज ना करें, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। करना व्यवहार की किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? करना तो सीखने का व्यवहारात्मक क्षेत्र। व्यवहार प्रभाव मतलब जो आपने किया उसका प्रभाव हो, संज्ञानात्मक मतलब आपका कॉग्निटिव हो, मनोवैज्ञानिक आपका साइकोलॉजी हो, लेकिन करना व्यवहारात्मक क्षेत्र से संबंधित है। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संदर्भ में गुस्से में रहता है, वह स्कूल मानकों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है तो वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसका इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया। तो भावात्मक संकल्पना। पढ़ाकर जब एक अध्यापक कहता है कि माना तुम एक तालाब में मछली है, माना तुम एक तालाब में मछली है, तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो? यह उदाहरण किस बात का है? खुली अंत, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब होता है जहां बच्चा अपना विचार प्रस्तुत करे, जहां बच्चे के हर एक बच्चे के विचार अलग अलग हो। ऐसे टाइप क्वेश्चन खुले अंत वाले माने जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बंद अंत वाले प्रश्न माने जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? दोनों ही शैक्षिक और सह शैक्षिक, करिकुलर और को करिकुलर। पठन अवबोध की परीक्षा के लिए बेहतर प्रश्न कौन सा वाला होगा? जो अवबोध के साथ साथ आपको व्याख्या और स्पष्टीकरण पर बल दे। इसलिए पीएससी वगैरह, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में प्री के बाद मेंस लिया जाता है क्योंकि वो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं जहां बच्चा अपनी प्रस्तुति, अपनी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है तो वो समझ उद्देश्य से संबंधित है। एक अध्यापक कुछ निर्देशन लिखते हैं ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो, तो वो बोध के बारे में बताना चाहते हैं। अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? तो आकलन विधि। अधिकतर बच्चों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल करे, अध्यापक उनके कम ग्रेड के लिए क्या करेंगे? उनको रेमेडियल टीचिंग देंगे। आप लोगों ने भी अगर स्कूल में जो लोग जा रहे होंगे उनको पता होगा सरकार ने रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करी है ताकि जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं, थोड़ा सा उनको देर से समझ आता है, उनके लिए वो लाभदायक हो। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना। किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना, ये अनौपचारिक है। औपचारिक कब होता है? जब वो क्लास में अवलोकन हो, लेकिन अगर आउट ऑफ क्लास हो तो वो अनौपचारिक में चेंज हो जाता है। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? संचयी अभिलेख। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। एग्जाम पॉइंट इससे पहले वाले सेशन के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के और असेसमेंट के मैं आपको एक अलग सेशन में करवा दूंगी। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो लोग वक्त की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग का लाइक, आप लोग का एक जेन्युइन फीडबैक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और इस तरीके के और सेशन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को पता चल जाए। हम लोग कल लाइव 9 बजे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।